दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस खंड को अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला चलाई जा रही है, ताकि आप परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर सकें। इस श्रृंखला के राज्य व्यवस्था खंड में सबसे पहले हम भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग एक। सबसे पहले आइए देखते हैं भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों 1773 का नियामक अधिनियम, इसके द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित जो 4 सदस्य थे, गृह, सैन्य, राजस्व और वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषय के लिए एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। और उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई थी। और कैनिंग ने दोस्तों 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। और इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था और यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। तो देखिए, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि और लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का पहला प्रयास भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यानी जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, उसके द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो सही उत्तर भारतीय परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा देखिए, वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया और इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। और दोस्तों देखिए, एक प्रश्न और बनता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना जो है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, नियंत्रक मंडल की स्थापना, तो ये हो जाएगा A का 2, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। दूसरा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो आप जानते हैं विनियमन अधिनियम या नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा। इसके अलावा देखिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 का चार्टर अधिनियम और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये 1833 का चार्टर अधिनियम। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपका हो जाएगा A का दूसरा, B का पहला, C का तीसरा और D का चौथा। सही उत्तर ऑप्शन B हो जाएगा, 2, 1, 3 और 4। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। दोस्तों 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए और विधायिका जो है उसकी द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इसके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया।
इसके अलावा 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई और इसी अधिनियम के द्वारा 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई और 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसको आप जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो सही उत्तर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध नाम के दो नए प्रांत बनाए गए और इसी अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा बर्मा को भारत से 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा अलग किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थीं? तो सही उत्तर है जो अवशिष्ट शक्तियां थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ये शक्तियां दोस्तों गवर्नर जनरल को दी गई थी और आप जानते हैं कि शक्तियों का विभाजन संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था और अवशिष्ट शक्तियां विदेशी प्रतिरक्षा और कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल के पास थे। अगला प्रश्न है दोस्तों अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम में? तो सही उत्तर जान लीजिए कि एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो उत्तर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं ये प्रावधान जो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके 1935 के अधिनियम के धारा 42 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और वर्तमान में आप जानते हैं अनुच्छेद 123 यानी 123 के द्वारा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड। तो सही उत्तर ऑप्शन ए कनाडा। दोस्तों भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है और भारत में अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, ये सारे उपबंध भी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? देखिए यहाँ से, यहाँ पे प्रश्न आपको पूरा यहाँ आपको दिखेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में ग्रहण किए गए हैं। मूल अधिकार आप जानते हैं इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो जो है ये देखिए दोस्तों अब यहाँ पे प्रश्न पूरा हुआ। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और भारत राज्यों का संघ है और संघ अधिक जो है संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा के। और समवर्ती सूची का प्रावधान दोस्तों ये आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा 3, 5, 1 और 2। तो देखिए 3, 5, 1 और 2, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में अलग है, क्यों? तो दोस्तों भारत में जो संसदीय व्यवस्था है ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था और भारत की जो संसदीय शासन व्यवस्था है ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन दोस्तों देखिए प्रश्न देख लेते हैं कि किस आधार पर भिन्न है। पहली बात ये कि वास्तविक और नाममात्र दोनों की कार्यपालिका दोनों की संसदीय शासन प्रणाली में है।
सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था दोनों जगह है, द्विसदनी व्यवस्थापिका भी है और न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन डी आपका है, ये भारत और ब्रिटेन की जो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विशेषताएं ए बी सी तो समरूप हैं, लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये व्यवस्था नहीं है। देखिए दोस्तों, आप जब व्याख्या पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च है, यहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का जुडिशियल रिव्यू या पुनर्विलोकन करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्याय पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और यदि वो असंवैधानिक पाया जाता है तो उसे रद्द करने का अधिकार है। भारत के संविधान में जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो भारत और ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है दोस्तों, इस आधार पर अलग है कि ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था नहीं है जबकि भारत में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये सही है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, सही नहीं है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, नहीं है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है, तो ये भी सही नहीं है। सही कथन क्या हो जाएगा? तो सही कथन ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है और संघात्मक व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति, ये सभी व्यवस्थाएं अमेरिका के संविधान में, अमेरिका की शासन प्रणाली में निहित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? देखिए, पश्चिमी बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। दोस्तों, संविधान सभा के जो प्रारंभिक चुनाव 1946 में हुए थे उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के बाद ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो उत्तर है दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल 1891 को महू में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में, और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है आपके सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आप जानते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 24 अगस्त 1946 में और अंतरिम संस्कार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जगजीवन राम थे, ये सारे सदस्य शामिल थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट यानी उप राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था कब? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है और इसके अध्यक्ष जो है पहले अस्थाई अध्यक्ष, परमानेंट नहीं बल्कि ऐसे अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी
इसलिए बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया था। तो संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, लेकिन 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई और इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के जो समक्ष संविधान की उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के प्रारूप में भारत के भावी संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई और इसमें एक संघीय राज्य की व्यवस्था परिकल्पना की गई थी, जिसमें सभी लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात की गई थी। और दोस्तों, इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए, आप सूची 1 देख सकते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, ए का चौथा हो जाएगा। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णमाचारी थे और दोस्तों, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो ये कूट हैं, इनके आधार पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 3, 1 और 2। यहाँ पर देख लेते हैं, 4, 3, 1 और 2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो आपको याद भी होगा, कुल 11 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के और संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में निर्मित किया था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे 165 दिनों तक और संविधान सभा पर कुल संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा या फिर प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सदस्यों का जो निर्वाचन था वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था और 10 लाख की सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में चुना गया था और स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार या विधिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव या के.एम. मुंशी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बी.एन. राव। देखिए दोस्तों, सर बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के लीगल एडवाइजर बेनेगल नरसिंह राव थे और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1950 से 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार सर बी.एन. राव थे। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य थे? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रारूप समिति संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी और इसमें कुल 7 सदस्य थे। एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसके अलावा इस समिति में 6 अन्य सदस्य थे। देखिए, तो इसमें आपको बताना है कि कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे।
यहाँ पर एन गोपाल स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। तो दोस्तों इसमें अयंगर यानी एन गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों लोग संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। ऑप्शन आपके देखिए 1 और 3, तो केवल 1 और 3 जो हैं ये प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे। आइए प्रारूप समिति के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी हमारी, इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। 6 अन्य सदस्यों में एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, और इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया। उसके बाद एन माधवराव ने यह पद संभाला और डी पी खेतान एक सदस्य थे। इनकी मृत्यु के बाद इनका पद टी टी कृष्णमाचारी ने संभाला था। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा दोस्तों अधिनियमित अंगीकृत किया गया था। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता और निर्वाचन संबंधी प्रावधान। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो आप जानते हैं जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है और वर्ष 1950 में दोस्तों 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जन गण मन की रचना वर्ष 1911 में की गई थी और नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान के गायन का समय दोस्तों 52 सेकंड है। जन गण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर आप जानते हैं कि प्रारूप समिति के महत्वपूर्ण सदस्य थे। अगला प्रश्न और इस वीडियो का जो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है, इसका आखिरी प्रश्न है दोस्तों, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया था? तो कारण, इसका सही कारण है कि कांग्रेस ने इसी तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और यही कारण था कि संविधान को, या भारत जो हमारा संविधान है गणतंत्रात्मक स्वरूप है या संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का तिथि नियत किया गया। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 31 दिसंबर 1929 को हुआ था और इसी अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और यहीं पर यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और दोस्तों भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी और 26 जनवरी का जो तिथि था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए दोस्तों इसी तिथि को भारतीय संविधान लागू करने का निर्णय किया गया था। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, इसमें हमने सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।